व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। कश्मीर में क्या चल रहा है? हर कोई सवाल का जवाब जानना चाहता है। मैं भी 10 दिन पहले श्रीनगर पहुंचा था इस सवाल का जवाब जानने के लिए। हाथ में बंदूक लिए सीआरपीएफ के जवान, सड़कों पर कटीले तार, जगह जगह चेकिंग, दुकानें बंद, इंटरनेट बंद, फोन बंद, लैंडलाइन बंद, सड़क पर सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां, दीवारों पर वी वांट फ्रीडम, शेम ऑन इंडिया और आजादी जैसे स्लोगन। मेरे हिसाब से कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत जेल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इससे पहले कि आप मुझे कश्मीरी पंडितों की याद दिलाएं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुझे उनके साथ हुए अत्याचार बहुत अच्छे से याद हैं और उस स्ट्रीम मीडिया में देख रहे हैं उनमें से 90% झूठी हैं। कश्मीर के हालात मामूली प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं हैं और ना ही कोई यहां बिरयानी खा रहा है। चुनावी रैलियों में सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सरकार ने कश्मीरियों के घाव पर मरहम लगाने की जगह नमक रगड़ दिया है। जगह जगह बवाल हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, गुलेलबाजी हो रही है, पैलेट गन चल रहे हैं, टीयर गैस शेलिंग हो रही है और लोग मर रहे हैं। पाकिस्तान उधर से हैवी फायरिंग कर रहा है, जवानों की फैमिलीज को घर भेजा जा रहा है। पाकिस्तान से घुसपैठिए कश्मीर में पुश किए जा रहे हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी खबर सिर्फ लोगों से ही मिल रही है। अखबारों की हालत ऐसी हो रखी है कि उनके ऑफिस के पीछे वाली गली में क्या हुआ है ये भी उनको 3 दिन बाद पता चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग पूरी तरह से बंद है। कई इलाके लोगों ने सील कर रखे हैं तो कई सुरक्षा बलों ने। 10 से 12 साल तक के बच्चों को पुलिस उठा ले जा रही है और कश्मीर को कवर करने गए पत्रकार डल गेट के सुरक्षित इलाके से सिर्फ प्रेस कॉलोनी, लाल चौक और यूएनओ के ऑफिस तक चक्कर लगा पा रहे हैं, क्योंकि उधर 2-4 मिनट के लिए फ्री वाईफाई मिलता है। कैमरे की तस्वीरें और वीडियोस सुरक्षा के नाम पर डिलीट करवाए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज सिर्फ अखबारों और रेडियो पर खुल रहे हैं। सारे नेता पकड़े जा चुके हैं, जो बचे हैं वो यहां वहां भाग रहे हैं। जिस इलाके में पैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है उस इलाके के घरों में पुलिस घुस रही है और जिनको पैलेट लगे हैं उनको उठा ले जा रही है। पीएसए का खौफ इतना है कि कोई कुछ कैमरे पर बोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। साउथ कश्मीर में कोई जा नहीं पा रहा है और श्रीनगर के डाउनटाउन में कोई जाना नहीं चाहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कश्मीर में कुछ भी सामान्य नहीं है और ना ही फिलहाल होने की संभावना दिख रही है। बीते सोमवार को सरकारी आदेश था कि दुकानें खुलेंगी, लेकिन किसी ने भी दुकान नहीं खोली, ना बच्चे स्कूल गए। यहां कहा जा रहा है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और उधर ईदगाह इलाके में मोहम्मद अयूब की मौत टीयर गैस शेलिंग की वजह से हो गई, जिनकी 3 छोटी बेटियां हैं। रफीक ने 5 लाख का कर्ज लेकर गाड़ी निकलवाई थी, लेकिन उनकी गाड़ी पिछले 15 दिनों से पार्किंग में ही खड़ी है। डल लेक के हाउस बोट वाले, शहर के होटल वाले, रेहड़ी पटरी वाले, रेस्टोरेंट वाले, सबके काम धंधे पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, जो शायद अगले साल मार्च के महीने में ही शुरू हो पाएंगे। सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी है। फोटो खींचना और वीडियो बनाना बिल्कुल मना है। मैं आपको अपने साथ हुई एक घटना बताता हूं। 15 अगस्त के दिन मैं लाल चौक पर कटीले तारों का वीडियो ले रहा था, तो मुझ पर 3 जवान अलग अलग दिशा से एक साथ चिल्लाए। एक आया और उसने कहा कि पिक्चर डिलीट करो। मैंने कहा मैंने तो वीडियो लिया है। तो उसने कहा कि हम सबके चेहरे खुले हैं, इसलिए हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से ये ठीक नहीं है। मैंने कहा शक्ल तो किसी की दिख ही नहीं रही, लेकिन उसने वो वीडियो डिलीट करवाया और जो तस्वीरें उसके अलावा ली गई थी उनको डिलीट करने के लिए भी चिल्लाने लगा। मैंने वो डिलीट करने से मना किया तो उसने सीधा कैमरा पकड़ लिया, अजीब सी अंग्रेजी बोलने लगा। कैमरा छोड़ने को वो तैयार ही नहीं था। उसने अपने हाथों से मेरे सारे वीडियोस और फोटोज डिलीट किए, जिसमें जवाहर नगर के 4-5 व्यापारियों की बाइट्स थी, फोटोज थी, जो मैंने 15-20 किलोमीटर पैदल चलने के बाद कैप्चर की थी। मुझे बहुत खीज हुई, गुस्सा आया, बुरा लगा, लेकिन उन जवानों का इसमें कोई दोष नहीं है। वो तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। 16 अगस्त को सौरा में मिले एक स्थानीय पत्रकार के साथ श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में जाने की कोशिश की, लेकिन हम पुल ही क्रॉस नहीं कर सके, क्योंकि पुल के उस तरफ वही लोग जा सकते थे जिनका घर उधर हो। 2 फौजी बाकायदा चेकिंग कर रहे थे। जिद करने वाले की गाड़ी के शीशे या हेडलाइट तोड़ने दौड़ रहे थे। इतना ही नहीं, पुल की इस तरफ से कुछ लोग छुपकर पत्थरबाजी भी कर रहे थे। पुल के दोनों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जवान के पास पत्थर गिरता तो वह गुलेल लेकर इधर उधर झांकता और गालियां देता। पब्लिक को भी रोकना है, पत्थरबाजों से भी निपटना है।
दोनों लगातार चिल्ला रहे थे, आईडी देख रहे थे, पत्थर खा रहे थे, बगल से निकलने वाले को डंडा लेकर दौड़ा रहे थे। कितना मुश्किल होता होगा उनके लिए ये सब, लेकिन इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वे बेचारे तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। जुकरा इलाके के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वह इलाके में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद उठे बवाल को काबू में नहीं कर सके थे। बटमालू के एक 8 साल के बच्चे को आंख के बगल पैलेट गन का छर्रा लगा था, जिसके बाद इलाके के सारे 10 से 12 साल तक के बच्चों को पुलिस उठा ले गई, लेकिन अखबार में कहीं छपा ही नहीं। मैं बच्चे को खोजने निकला तो पता चला पुलिस भी बच्चे को खोज रही है और वो फरार है। 8 साल का बच्चा फरार है। पुलिस वाले पहले प्रोटेस्ट हो रहे इलाके में पैलेट फायर करते हैं, फिर जिसको पैलेट लगी होती है उसको उठा ले जाते हैं। मतलब पैलेट लगी है तो वह पत्थरबाजी होगा, ऐसा मान लिया जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे हांगकांग में चल रहे प्रोटेस्ट के दौरान लोगों पर वाटर कैनन में इंक मिलाकर छोड़ा जा रहा है, एक ऐसी इंक जिसका रंग नहीं छूटता। फिर पुलिस वाले घर घर जाकर देखते हैं, जिसके शरीर पर इंक लगा होता है उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वैसे इंक फेंक कर गिरफ्तार करने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा है, कम पीड़ादायक है, सरकार को सोचना चाहिए। कश्मीर में रिपोर्टिंग के साथ समस्या यह है कि न सरकार बवाल दिखाना चाहती है और न पत्थरबाज अपनी शक्ल। इस लिहाज से श्रीनगर के ईदगाह का इलाका काफी सेंसिटिव माना जाता है। मैं बिल्कुल गलत समय पर वहां पहुंचा था। मैंने देखा 2 गलियों से पत्थरबाजी हो रही थी। मेन रोड की तरफ खड़े सीआरपीएफ वाले अपनी गाड़ी के पीछे छिपे थे, और इधर गौर करने वाली एक बात और थी कि सीआरपीएफ के जवान भी पत्थर का जवाब पत्थर से ही दे रहे थे। अब फोटो तो लेनी थी, और सीआरपीएफ वालों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा था, इसलिए सोचा कि एक सुनसान गली से पीछे चला जाऊं और पत्थरबाजों की तरफ से फोटो या वीडियो बना लूं। लेकिन मैं उस गली तक पहुंच पाता इससे पहले ही पत्थरबाजों की भीड़ उधर से दौड़ती हुई मेरी तरफ आती है। कोई 10 मीटर दूर एक आंसू गैस का गोला गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। भीड़ पूरी तितर बितर हो गई। मैंने देखा तकरीबन 30-32 की उम्र के एक लड़के के सर से खून बह रहा था, और वो एक हाथ से अपना घाव ढके हुए रो रहा था और रह रहकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। मैं भी एक और भागा, टकराया, गिरा और किसी तरह से वापस होटल पहुंचा। मेरे पैर में भी एक मामूली चोट आई थी। कश्मीर में क्या चल रहा था ये उस दिन मुझे महसूस हुआ था। वहां से लौटने के बाद मैंने टीवी पर देखा, हमारे होम मिनिस्टर बता रहे थे कि जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर सकी वह उन्होंने कर दिया है। यकीनन वो बिल्कुल सही कह रहे थे। जगह जगह बवाल के वीडियोस, फोटोज, खबरें और अफवाहें ब्लूटूथ के जरिए पत्रकारों तक पहुंच रही थी। साउथ कश्मीर की बात करें तो बस इतनी ही बात हो सकेगी कि वहां कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है। इलाके पूरी तरह से बाहरी लोगों के लिए सील कर दिए गए हैं। अगर कोई दूसरे रास्तों से किसी तरह पहुंच भी रहा है तो बंद दुकानों और सुनसान गलियों की ही फोटो ले पा रहा है, वो भी चुपके से। कुल मिलाकर कहा जाए तो अंदर ही अंदर सुलग रहे कश्मीर पर सरकार ने फिलहाल फौजी बूट रख दिए हैं, और चुनावी रैलियों में 370 को भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कश्मीर की बात आते ही न जाने क्यों हम भूल जाते हैं कि ये लोग हमारी तरह ही रहते हैं, चलते बोलते हैं, खाते पीते हैं और चोट लगने पर रोते भी हैं। कश्मीर अपना है तो कश्मीरी क्यों नहीं? उनके साथ हो रहे अत्याचारों को कश्मीरी पंडितों के नाम पर आप कब तक जस्टिफाई करेंगे? 1990 के उस पागलपन के दौर में हिंदू ही नहीं, कोई मुस्लिम भी मारे गए थे जो शांति और अहिंसा की बात कर रहे थे, जो बुद्धिजीवी थे या फिर सरकारी मुलाजिम थे। आपको लगता है कि सारे कश्मीरी मुस्लिम पंडितों के खिलाफ थे? नहीं, बस कुछ मुट्ठी भर लोग। क्योंकि अगर सारे कश्मीरी मुस्लिम पंडितों के खिलाफ होते तो आप खुद सोचिए, शायद घाटी में एक भी कश्मीरी पंडित नहीं बच पाता। कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए घाटी के मुस्लिमों ने अपनी जानें दी हैं। ठीक उसी तरह से जैसे गुजरात के हिंदू मुस्लिम दंगे में हिंदुओं ने बहुत सारे मुस्लिमों को अपने घर के अंदर छुपाया था, उनकी जान बचाई थी। लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए सब कश्मीरी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी समर्थक हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वही सारे कश्मीरी मुस्लिमों के साथ किया जाए? तभी आप मानेंगे कि न्याय हुआ है? तो मेरे भाई, आपकी मानसिकता भी बिल्कुल उन आतंकवादियों से मेल खाती है जिन्होंने घाटी के हिंदुओं को मारा, उनके घर जलाए, बहु बेटियों के साथ रेप किया। माफ कीजिएगा, लेकिन आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है।
आप कब समझेंगे कि आंख के बदले आंख की भावना इस पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान और न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ातन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, बल्कि आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो कि तुम बंजर हो चुके हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन।